नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का दौरा। इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर की जीर्णोद्धार परियोजना का करेंगे संयुक्त उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कुवैत पहुंचे। अपने समकक्ष से करेंगे मुलाकात। विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका ने ईरान पर फिर शुरू किए हवाई हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने की पुष्टि। कहा, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ओर से कमर्शियल जहाजों पर हमलों का दिया जवाब। ईरान ने कहा, अमेरिका कर रहा है अंतरिम युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन। आने वाले 2 से 3 दिन में पूरे देश में सक्रिय होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। मौसम विभाग का दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट। और फीफा विश्व कप का रोमांच बरकरार। अर्जेंटीना 13 मिनट में 3 गोल दागकर क्वार्टर फाइनल में। मिस्र को 3-2 से हराया। पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा स्विट्जरलैंड। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भारत इंडोनेशिया इसके संरक्षण के लिए एक संयुक्त पहल भी लॉन्च करेंगे। इन पत्थर की दीवारों और बारीक नक्काशियों में आस्था, इतिहास, संस्कृति और बेहतरीन वास्तुकला की कहानियां बिखरी हुई हैं। यह है प्रम्बानन मंदिर परिसर, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। 9वीं सदी में बने इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा हासिल है। प्रम्बानन का मुख्य परिसर हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। इसकी दीवारों पर रामायण के प्रसंगों को दर्शाती हुई सुंदर और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दिखाती है। सदियों के भूकंप और समय के प्रभाव ने इन धरोहरों पर अपना असर छोड़ा है। यह इस बात की याद दिलाता है कि इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए लगातार संरक्षण की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देश प्रम्बानन मंदिर परिसर में संरक्षण कार्य पर सहयोग की पहल कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये केवल एक प्राचीन स्मारक को संरक्षित करने की दिशा में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रतिबद्धता ऐसी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की जो लोगों को आपस में जोड़े हुए है। समय बदला, सदियां बीत गई, पर रामायण की यह कथा प्रम्बानन की दीवारों पर आज भी जीवंत है। यही इस परिसर को भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक संबंधों का एक अनूठा प्रतीक बनाती है। कैमरा पर्सन कुलदीप और आशीष के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज, डीडी न्यूज, इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा को लेकर वहां खास उत्साह देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। इसे लेकर इंडोनेशिया की पर्यटन मंत्री ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के पर्यटन संबंधों को और मजबूत करेगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से इंडोनेशिया, खासकर योग्याकर्ता और प्रबंधन मंदिर की पहचान भारतीय पर्यटकों के बीच और ज्यादा बढ़ेगी। Excited that Prime Minister Modi is in Indonesia to visit the President of Indonesia, and also he's going to visit Prambanan Temple tomorrow, and we will be there tomorrow to accompany the Prime Minister and the President. Indonesia and India has an MOU in tourism since 2000, and this visit is very special. I think it will boost the visibility of Indonesia and Yogyakarta, Prambanan to the Indian community or visitors, and I think this moment is very important for us. ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर की विशेषताओं पर आइए एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है प्रम्बानन मंदिर, और 9वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और करीब 240 छोटे बड़े मंदिरों का ये समूह कहलाता है, और साथ ही मुख्य मंदिर लगभग 47 मीटर ऊंचा है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है इंडोनेशिया में। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी ये समर्पित है। ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसकी दीवारों पर तराशी गई बारीक नक्काशी बेहद आकर्षण का केंद्र बनती है। रामायण के दर्शाए गए हैं इसमें प्रसंग। बहुत सुंदरता के साथ इसे बनाया गया। वास्तुकला का ये एक अद्भुत नमूना भी बताया जाता है। और इसके अलावा यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल इस मंदिर को घोषित किया है, और साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में कई बार ये क्षतिग्रस्त भी हुआ है। तो ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है इंडोनेशिया का। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया में बसे 10 आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों में नई ऊर्जा आई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा से भी दोनों देशों के रिश्तों में सहयोग के नए रास्ते खुले हैं। आखिर क्यों हैं भारत और आसियान देशों के संबंध इतने खास? देखिए ये रिपोर्ट। बीते करीब एक दशक में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट जैसी नीतियों के जरिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के करीबी पड़ोसी राष्ट्रों के अलावा आसियान सेंट्रलिटी जैसी पहल से दक्षिण पूर्व एशिया में बसे 10 आसियान देशों के साथ भी भारत का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा भी बेहद अहम साबित हो रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती मिली है। दरअसल विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर आसियान देशों के साथ भारत लगातार समन्वय बनाए रखता है। इस दौरान भारत ने आसियान देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा, तकनीक, व्यापार, निवेश जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है। आसियान समूह में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। भारत ने 1992 में आसियान के साथ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर के रूप में जुड़ना शुरू किया था, जिसे वर्ष 2002 में शिखर सम्मेलन के स्तर पर अपग्रेड किया गया। भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरे होने के मौके पर 2022 को आसियान भारत फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया गया। साथ ही इस दौरान भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड किया गया। साथ ही इस दौरान भारत और आसियान देशों के बीच आर्थिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आया है। जहां वित्त वर्ष 2013-14 में द्विपक्षीय व्यापार 74 अरब डॉलर था, तो वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 123 अरब डॉलर को पार कर चुका है। इससे इतर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से आसियान देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में भी लगातार मजबूती आई है। पीएम मोदी की हालिया इंडोनेशिया यात्रा के दौरान अनेक अहम क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। इस दौरान सप्लाई चेन,
डिजिटल तकनीक, कृषि, संस्कृति, शिक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा रक्षा क्षेत्र में भारत के स्वदेशी विनिर्माण की गुणवत्ता पर भी मुहर लगी है। इंडोनेशिया ने भारत के साथ ब्रह्मोस और एयर टू एयर मिसाइलों के क्षेत्र में सहयोग पर भी समझौते किए हैं। वहीं इससे पहले 2018 में पीएम मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और इंडो पैसिफिक में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। वहीं जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो दोनों देशों के बीच साझा प्रतिबद्धता का सटीक प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई एक्ट ईस्ट आसियान सेंट्रलिटी और महासागर जैसी पहलों ने हिंद महासागर क्षेत्र में न केवल नए अवसरों के लिए राह खोली है, बल्कि इंडो पैसिफिक में सुरक्षित और स्वतंत्र नौवहन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया का दौरा पूरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। इस यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। इस दौरान भारत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर जोर देगा। ऑस्ट्रेलिया में महासागर और हिंद प्रशांत विजन एक अहम मुद्दा रहेगा। ये दौरा भू राजनीतिक तौर पर अहम होगा। ये दो क्वाड साझेदारों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा, जो हिंद प्रशांत में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों और देशों, खासकर छोटे आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए नए मौके और खुशहाली लाएगा। तथा प्रोटोकॉल से हटकर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मॉस्टन ऐसी पीएम मोदी से मिलने के लिए मेलबर्न जाएंगी, जो हमारे आपसी संबंधों की परिपक्वता को और ज्यादा दिखाएगा। पीएम सीईओ फोरम को संबोधित करेंगी। इससे आर्थिक संबंधों को काफी बढ़ावा मिलेगा। 2026 भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम बढ़ते आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाएगा और सभी क्षेत्रों में व्यापार और निवेश में ऑस्ट्रेलिया भारत सहयोग को लागू करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया नई शिक्षा नीति के तहत मुख्य साझेदार है और फिलर्न्स यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी पाने वाली सबसे नई ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी बन गई है। इसके साथ ही 8 ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी को अब पूरे भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी मिल गई है। पीएम एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे द्विपक्षीय संबंध एक जरूरी स्तंभ बन गया है। अब सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों में भारतीय मूल के लोग लगभग 1 मिलियन हैं। भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा डायस्पोरा समुदाय है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी विदेश यात्रा के अगले चरण में कुवैत पहुंच गए हैं। कुवैत के उप विदेश मंत्री हमद सुलेमान मशान अल मशान ने विदेश मंत्री का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर तस्वीरें साझा कर इस बात की जानकारी दी। अपनी कुवैत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना है।
और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 6 और 7 जुलाई को जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने एआई में मानवीय निगरानी, मानवाधिकारों के सम्मान और इसके दुरुपयोग को रोकने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि ग्लोबल साउथ की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण आवश्यक है और कहा कि भारत सुरक्षित, संरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी एआई के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। Last year, the United Nations General Assembly launched the Global Dialogue on AI Governance, a landmark initiative that gives every country, along with industry, academia, and civil society, a meaningful voice in shaping the future of artificial intelligence. India firmly believes that responsible AI governance must rest on strong foundational principles, preserving human oversight, upholding human rights, and preventing its misuse. असम के गुवाहाटी में आयोजित ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का समापन गुवाहाटी घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ। घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों ने नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप समय पर सूचना, खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान पर जोर दिया गया है। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आधुनिक तकनीक, डिजिटल टूल्स और डेटा आधारित रणनीतियों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया। ब्रिक्स देशों ने सिंथेटिक ड्रग्स और नए साइको एक्टिव पदार्थों के बढ़ते खतरे, प्रीकर्सर केमिकल्स के दुरुपयोग, उभरती तकनीकों और वर्चुअल एसेट्स के गलत इस्तेमाल तथा समुद्री मार्गों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क पर गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि नशे की मांग को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को नशे के खतरे से बचाने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और जन केंद्रित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया। और अब बात मौसम की। आने वाले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में बारिश ने लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर कर दिया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों समेत पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने आज भारी बारिश की आशंका को देखते हुए 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने की घोषणा की है। अरुणाचल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। कई मार्गों पर मलबा आने से 32 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए महाराष्ट्र के मौसम का अनुमान जारी किया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए पालघर, नासिक घाट, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर घाट, बुल्ढाना और अकोला, अमरावती और वर्धा में येलो अलर्ट और पुणे घाट, सतारा घाट इलाकों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर हैं। वहीं गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश से सूरत जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सूरत जिले की कामरेज तहसील में मंगलवार को शाम 4 बजे तक महज 10 घंटों के भीतर 305 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र के सूरत, वलसाड़, दादरा और नगर हवेली के कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हुई। नवसारी जिले के नवसारी तहसील में 195 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि जलालपुर में 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों को मूसलाधार बारिश को देखते हुए जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है।
और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात फिर बदल रहे हैं। शुरुआती शांति समझौते और अगले दौर की हो रही वार्ता के बावजूद अब अमेरिकी सेना और ईरान के बीच फिर से हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कई हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी कि हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का दिखाया गया आक्रामक रवैया गैर जरूरी और खतरनाक था और ये युद्ध विराम का साफ उल्लंघन था। साथ ही अमेरिका ने मंगलवार को ईरानी तेल पर फिर से बैन भी लगा दिया है और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के अंजाम भुगतने की चेतावनी भी ईरान को दे डाली। वहीं ईरान पर अमेरिकी हमलों की पुष्टि खुद ईरान ने भी कर दी है। ईरानी मीडिया ने केशम द्वीप पर 6 धमाके, सिरिक शहर में 7 धमाके और बंदर अब्बास के बड़े बंदरगाह शहर में भी कई धमाकों की आवाज सुनाई देने की बात कही है। वहीं ईरान ने अमेरिका द्वारा लगाए तेल बैन का भी विरोध जताया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने तेल बैन को फिर से लगाकर अंतरिम युद्ध विराम समझौता किया है। मंत्रालय ने साफ कहा कि ईरान अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा वह करेगा। वहीं पश्चिम एशिया में फिर से बड़े इस तनाव के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 2.5% की वृद्धि हुई। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2-0 से पीछे थी। इसके बाद रोमेरो, मेसी और फर्नांडिस ने 13 मिनट में 3 गोल कर टीम को जीत दिला दी। मिस्र ने बेहद अटैकिंग शुरुआत की। मैच के 15वें मिनट में ही मिस्र के यासिर इब्राहिम ने अर्जेंटीना के डिफेंस को भेदते हुए पहला गोल दागा। दूसरे हाफ के 67वें मिनट में मुस्तफा जिको ने बेहतरीन मैदानी गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। 78 मिनट के खेल तक मिस्र पूरी तरह मैच पर हावी थी और ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अर्जेंटीना के फैंस के लिए खुश होने का पहला मौका 79वें मिनट में आया जब क्रिस्टियान रोमेरो ने मेसी के क्रॉस पर हेडर के जरिए गोल कर अर्जेंटीना का खाता खोला। इसके ठीक 4 मिनट बाद 83वें मिनट में खुद लियोनेल मेसी ने गोल दागकर अर्जेंटीना को बराबरी दिला दी। इंजरी टाइम में अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल आया। 92वें मिनट में एंजो फर्नांडिस ने मार्टिनेज के क्रॉस पर हेडर से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। ये गोल फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास का 3000वां गोल भी बना। इसके बाद मिस्र बचे समय में कोई गोल नहीं कर सकी और अर्जेंटीना 3-2 से मैच जीत गई। लियोनेल मेसी ने इस टूर्नामेंट में 8वां गोल किया। वे सबसे ज्यादा गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने फीफा विश्व कप के लगातार 9वें मैच में गोल किया। जीत के बाद मेसी मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वैंकूवर में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। स्विट्जरलैंड ने अपने विश्व कप इतिहास में चौथी बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। टीम ने अब तक 13 विश्व कप खेले हैं। 21वीं सदी में स्विस टीम लगातार 4 संस्करणों में अंतिम 16 तक पहुंची थी, जिनमें पिछले 3 विश्व कप भी शामिल हैं, लेकिन इस बार उसने उस बाधा को पार करते हुए अंतिम 8वीं जगह बनाई। पेनल्टी शूटआउट में मुकाबला रोमांचक हो गया। कोलंबिया के जॉन लुकोमी का हेडर क्रॉसबार से टकराया, जबकि स्विट्जरलैंड के स्थानापन्न खिलाड़ी जैकी आमदूनी के शानदार प्रयास को कैमिलो वर्गास ने रोक दिया। इसके बाद रुबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी गोल कर स्विट्जरलैंड को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया, जहां उसका सामना मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।
राष्ट्रपति ने मंगलवार को डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें फ्लैग ऑफ किया। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप का ये 135वां संस्करण होगा। 5 शहरों के 6 स्टेडियम इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और हमें यहीं अनुमति दीजिए और डीडी न्यूज की जो खबरें हैं उन्हें लगातार देखते रहिए। नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में ड्यूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाई। ड्यूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी और ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सभी प्रतिभागी टीमों और खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस बार श्रीलंका की टीम भी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नई टीमों के जुड़ने से ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता और भी लोकप्रिय बनेगी। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी टीमों और खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। आप खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और इस खेल की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। इस बार ड्यूरंड कप के 135वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस संस्करण में कुल 24 टीम हिस्सा लेंगी। 29 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 43 मैच खेले जाएंगे। 5 शहरों के 6 स्टेडियम प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे। पहला मुकाबला 25 जुलाई को ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। सुचित्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली।